नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 13वां अध्याय। आदर्श हिंदू होटल के बाकी 12 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट आदर्श हिंदू होटल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके साथ ही साथ उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि हजारी ठाकुर होटल की नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। उसके बाद वो आकर एक घर में नौकरी करते हैं, वहाँ जाके खाना बनाते हैं। फिर वहाँ से जब वो छुट्टी लेकर के घर वापस आते हैं, दोबारा उसी शहर रानाघाट से होकर वापस जा रहे होते हैं, तो फिर से रानाघाट के होटल में बेचू चक्रवर्ती उन्हें उनकी नौकरी वापस दे देता है। तो अब पढ़ते हैं इसके आगे। संक्रांति के अगले दिन 12:30 बजे के लगभग वह कुसुम के घर न्योता खाने गया। बंसी ठाकुर से कहकर उस दिन जरा जल्दी होटल से बाहर निकल गया। कुसुम ग्वाल घर के नए चूल्हे पर अलग से गोभी की मसालेदार सब्जी बना रही है। केले के एक पत्ते पर थोड़ा सा बैगन भाजा और एक पतलौठी में चने की दाल। सारा काम शुद्धता से करना पड़ रहा है, इसलिए पतलौठी और केले के पत्ते वगैरह का इंतजाम है। यह देखकर मन ही मन हंसते हुए हजारी ने सोचा, कुसुम का कारोबार देखो, रहता हो तो होटल में हूँ और वहाँ जाने कितनी छुआछूत हो जाती है, और यह नहा धोकर धुला कपड़ा पहनकर गुरु ठाकुर की तरह जतन से खाना बनाने बैठी है। कुसुम ने जरा शर्मीली हंसी हंसकर कहा, ताऊ जी अभी हुआ नहीं है, थोड़ी देर है, लेकिन तरकारियाँ मैंने सब बना दी है, आप सिर्फ बैठकर खाएंगे। हजारी, तुमने तरकारी क्यों बना दी? ऐसी बात तो तय नहीं हुई थी, मैं तुम्हारी बनाई तरकारी क्यों खाने लगा? ताऊ जी आप मुझे हरा नहीं सकते, मैंने किसी भी तरकारी में नमक नहीं डाला है। बिना नमक की चीज़ खाने से आपको क्या ऐतराज? मैंने सोचा जाने कितनी अबेर को आकर आप तरकारी बनाने बैठेंगे, आपको बड़ी तकलीफ होगी। पूरियाँ तलने में क्या झंझट है, देर तो तरकारी बनाने में ही होती है, इसी से मैंने नमक नहीं डाला। तुम भी खूब हो बेटी, अपने घर अलौनी तरकारी खिलाओगी। और क्या, ग्वाले की बेटी होकर अपने हाथ की तरकारी खिलाकर मैं आपकी जात लूँगी? इसके लिए मुझे नरक में नहीं जाना होगा। हजारी हंसने लगा। लाओ मैदा तब तक गूंथ लूँ। सब ठीक है ताऊ जी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना हो तो आप लोइया बनाकर पूरियाँ बेल दीजिए, गोभी होते ही चटनी बना दूंगी, उसके बाद गरम गरम पूरियाँ सेक कर। उसमें क्या है ताऊ जी, वह क्या है? शरीर पर पड़ी हुई चादर के अंदर से शाल का पत्ते का एक दोना निकालते हुए हजारी ने थोड़ी दुविधा के साथ कहा, नए गुड़ का संदेश है थोड़ा सा। आज 1 तारीख को पिछले कई दिनों की तनख्वाह मिली है ना, इसी से सोचा थोड़ी सी मिठाई। कुसुम ने नाराज होकर कहा, यह आपका बड़ा अन्याय है ताऊ जी, अभी तो आपकी नौकरी की तनख्वाह मिली है। पैसा खर्च करके मेरे लिए संदेश खरीदे बिना आपका काम ना चलता। आपको सजा देने के लिए मैंने अपने यहाँ खाने को कहा था। नहीं, यह आपका बड़ा बचपना है। हजारी ने अपराधी की तरह संकोच के साथ शाल के पत्ते का दोना दरवाजे के पास रखते हुए कहा, बेटी क्या मेरी इच्छा नहीं होती है कि तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? बाप बेटी को कुछ खिलाता नहीं है क्या? हजारी का रंग ढंग देखकर कुसुम को हंसी आ गई, लेकिन हंसी को दबाकर उसने नाराजगी के ही स्वर में कहा, नहीं मैं बहुत नाराज हो गई हूँ। हाथ में पैसा आते ही खर्च करने के लिए सुरसुरी होने लगती है आपको। आप शायद बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, उस महीने 7 दिन काम करने की तनख्वाह मिली है कि 1 रुपये का संदेश उठा लाए। हजारी अप्रतिम होकर चुपचाप बैठा रहा। इधर आइए, इस आसन पर बैठकर लोइयां बना लीजिए। माँ किसको इस तरह डांट रही है, यह देखने के लिए जाने कहाँ से कुसुम के बच्चे ज्यों ही सहन में आए, हजारी ने दोने में से थोड़ा थोड़ा संदेश निकालकर उन्हें देते हुए कहा, जाने दो, नाती नातिन तो पहले खा लें, बेटी खाए चाहे ना खाए बाद में देखा जाएगा। फिर कुसुम की ओर घूमकर बोला, लो हाथ फैलाओ, इतना गुस्सा नहीं करते। अब कुसुम अपनी हंसी न रोक सकी, उसने हंसते हुए कहा, रांधती हुई खाऊंगी? क्यों, अलग से खा लो। नहीं, क्यों? बुढ़िया तो हो गई भाई, भोग लगने से पहले प्रसाद पालूं? क्यों? हजारी समझ गया जब तक वह नहीं खा लेगा कुसुम कुछ भी नहीं खाएगी। वह बिना कुछ बोले पूरी का मैदा लेकर बैठ गया। कुसुम ने पूछा, होटल खोलने के बारे में क्या सोचा? गोपाल घोष की तंबाकू की दुकान के पास वाले उस मकान का 9 रुपया किराया बतला रहा है। तुमने वह मकान देखा है? कुसुम खुश होकर बोली, कब खोल रहे हैं? अगले महीने। रुपए दोगी ना? कुसुम ने धीमी आवाज में कहा, धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। तुम्हारी सास कहाँ है? मैं बाहर नहीं जा सकी, इसी से दूध लेकर गई है, आ रही होगी। अरे उसकी गठिया ठीक हो गई? हाँ, मिर्ची का जंतर लेने के बाद से ठीक है, पहले तो कितने ही दिनों तक अपंग होकर पड़ी थी, अब उससे बहुत अच्छी है। आपके लिए चौंका दूं? आप पूरियाँ तल लीजिए, गरम गरम दूंगी।
हजारी खाने बैठा। कुसुम पास बैठकर कभी पूरी कभी तरकारी देती हुई बोली, अब तरकारी में कुछ ज़्यादा ही नमक मिलाकर खाते हैं। खाना बहुत बढ़िया बना है बेटी। रहने दीजिए, आप जैसा कहाँ। जिस दिन मैं होटल खोलूँगा ना, उस दिन तुमको बनाकर अपने हाथ से खिलाऊंगा। नहीं, यह सब मैं आपको नहीं करने दूंगी। सोच समझकर काम करना होगा। रुपए लेकर आप इसी तरह उड़ा बुड़ा देंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे पहचानती नहीं हो। आप मेरे लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करें, मैं कह ही देती हूँ, नहीं तो मैं आपसे बोलचाल बंद कर दूंगी। 15 दिन बाद हजारी घर में खर्च वर्च देने के लिए अपने गांव गया। तीसरे पहर हरी बाबू के घर की ओर जाकर देखा। हरी बाबू के घर में बैठक खाने में दो अपरिचित भले मानस बातचीत कर रहे थे। उसे देखकर बोले, अरे हजारी, बैठो बैठो। ये लोग कलकत्ता से अतसी को देखने आए हैं। तुम आ गए, अच्छा ही हुआ। आज रात यहीं खाना खाना। यानी कि अतसी का ब्याह हो रहा है। अगर इसी बीच उसका ब्याह हो जाए और वह ससुराल चली जाए तो रुपए पैसों की तो बात पड़ी रह जाएगी। हजारी का दिल बैठ गया। लगभग आधे घंटे के बाद हरी बाबू ने कहा, मैं जरा संध्या पूजा कराऊं, तब तक आप लोग चाय पीजिए। दोनों भले आदमियों ने कहा, उनके लौट आने के साथ आप ही के साथ चाय पियेंगे, इस बीच जरा नदी किनारे टहल आएंगे। जरा देर बाद ही अतसी ने आकर बैठक खाने के घर के अंदर खुलने वाले दरवाजे से एक बार सावधानी से झांक कर देखा, कमरे में प्रवेश किया। आओ आओ बेटी, अच्छी तो हो। आप मजे में हैं ना काका बाबू? गोपाल नगर से आ रहे हैं? नहीं बेटी, मैं तो गोपाल नगर ही नहीं गया, राना घाट के उसी होटल में फिर काम करने लगा हूँ। उन लोगों ने मुझे बुलाकर बहाल किया। करेंगे नहीं, आप जैसा आदमी उन्हें मिलेगा कहाँ। इस बार मुझे कुछ सिखाते जाइए काका बाबू, हमेशा आपका नाम लेती रहूँगी। यह हाथ पकड़कर सिखलाने की चीज़ है बेटी, सिर्फ कह देने से तो नहीं बात बनेगी, करके दिखाना होगा। इसकी सुविधा का है। इससे पहले भी तो मैंने यह बात तुमसे कही थी। कल मैं आपके घर आऊँगी, टेम्पी से कह दीजिएगा उसे साथ क्यों नहीं ले आए। उसे ले आइएगा, वह भी रात को यहीं खाना खाएगी। अतसी थोड़ी देर बाद ही चली गई, क्योंकि घर के बाहर वाले रास्ते से दोनों आगंतुकों को आने की आहट मिली। अगले दिन सवेरे टेम्पी की माँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अतसी ने घर के सहन वाले मचान के नीचे से पुकारा, टेम्पी, ओ टेम्पी। टेम्पी की माँ झटपट झाड़ू फेंककर वहां जा पहुंची। गांव के जमींदार की लड़की अतसी गांव में किसी के घर ज़्यादा आती जाती नहीं, लेकिन उसकी जैसे गरीब के घर उसका आना जाना है, यह तो सौभाग्य की बात है और अभिमान के साथ लोगों को कहने की भी बात है। उसने हंसकर कहा, टेम्पी जरा बर्तन लेकर तालाब गई है, आओ बैठो बेटी। काका बाबू कहाँ हैं? यद्यपि कल रात हजारी ने अतसी के यहाँ डटकर खाना खाया था, लेकिन आज 3 कोस रास्ता चलकर पैदल चलकर उसे राना घाट जाना था, इसलिए एक बड़ी कटोरी में चावल का भुंजा लेकर नमक मिर्च के साथ पीछे के दरवाजे पर बैठकर चबा रहा था। अतसी कहीं इधर आ जाए और उसका भुंजा खाना देख ना ले, इस डर से उसने कटोरी को कपड़े में छिपा लिया। अतसी ने आकर कहा, काका बाबू किधर बैठे हैं? बड़े मौके से उसने चावल के भुंजे का कटोरा छिपा दिया। अतसी उसे राक्षस समझती। रात को इतना डटकर खाने के बाद सवेरे होते ना होती। अरे आओ बेटी, इतनी सवेरे सवेरे। बाबा ने कहा है कि आज दोपहर को हमारे यहाँ आइएगा। नहीं बेटी, मैं तो अभी रानाघाट जा रहा हूँ, छुट्टी नहीं है, और कल रात को जितना खाना खाया उससे तब टेम्पी और काकी जाएंगी, उनका न्योता है, मैं उन लोगों को कही जाती हूँ। कहकर अतसी चबूतरे पर चढ़ गई और खुद ही एक पीड़ा लेकर बैठ गई। यह देखकर हजारी घबराया। एक तो समय नहीं है, 10 बजे से पहले होटल में पहुंचकर उसे रसोई चढ़ानी है, और एक कटोरा चावल का भुंजा चबाने में भी तो समय लगेगा। अभागी लड़की ने सब चौपट कर दिया। कटोरे को छिपाकर कब तक बैठा जा सकता है? अतसी ने कहा, काका बाबू, अगर आपसे फिर मुलाकात ना हो तो? मुलाकात? वो क्यों नहीं होगी? अतसी ने शर्मा कर कहा, मान लीजिए अगर मैं अब से अगर समझ गया बेटी, यह तो खुशी की बात है। यह तो जानती हूँ कि आप लोग मुझे खदेड़ करके ही रक्षा पाएंगे। माँ भी यही कहती है, बाबा भी। खैर वह तो जो होगा सो होगा, मैं उस कारण आपको रुकने को नहीं कहती। असल में मैंने जो आपको रुपए देने का वादा किया था, सोचती हूँ उन्हें आज आपको दे दूँ। अगर कहें तो अभी ले आऊँ, मेरे मन का बोझ कम हो जाए। उसके बाद आप लोग जहाँ जी चाहे मुझे विदा कर दीजिए। यह क्या बेटी, तुम्हें विदा कोई नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं बोलते। लेकिन तुम क्या रुपए देकर ही मानोगी? अरे मैंने जब कहा था तो आपने क्या सोचा था, काका बाबू की झूठ कह रही हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है होटल खोलने पर मुझे घाटा हो जाए, तो मैं तुम्हें रुपए कैसे वापस करूँगा? मैं तो कह ही रही हूँ ना, नहीं दे सकते तो आप बैठिए, मैं रुपए ले आती हूँ। अतसी
आधा घंटे के अंदर वापस आई। बड़ी सावधानी से आंचल की गांठ खोलकर 200 रुपयों के खुदरा नोट गिनकर देती हुई बोली, ये रहे रुपए, इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं। इन रुपयों से टेम्पी की शादी कर दीजिएगा। अब मैं चलूँ, छिप कर आई हूँ, अभी बाबा मुझे ढूंढेंगे। रानाघाट जाते हुए सारे रास्ते हजारी अनमना बना रहा। अच्छी, बड़ी अच्छी लड़की है, भगवान उसका भला करे। उसका मन कहता है कि उसके हाथों से जो रुपए आए हैं उन रुपयों से रोजगार करने पर नुकसान नहीं होगा। स्वयं स्वयं ही तो लक्ष्मी मानो आकर उसके हाथों में रुपए थमा गई। होटल में पहुंचकर उसने देखा बंशी ठाकुर चूल्हे पर दाल चढ़ाकर अकेला बैठा है। उसे देखकर बंसी ने कहा, अरे आओ हजारी भैया, बड़ी देर कर दी। बड़े देग पर भात चढ़ाना, दो एक आध मन चलेगा। क्यों नहीं, तुम तैयार करो, दम चलेगा। थोड़ी देर बाद गांजे की चिल्लम हजारी के हाथ में थमाकर बंसी ने कहा, एक बड़े काम का बायना आया है। आंदुल घोष के लोगों के यहाँ रास होगा, 7 दिन के ठेके का काम है। रास यानी रासलीला होती है, भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन होता है, उसे रास कहते हैं। बूंदी संदेश यही सब बनाना है, 2 रुपया रोज और खाना पीना मिलेगा। हजारी ने कहा, बंसी तुमसे एक बात कहूँ, राना घाट के बाजार में मैं होटल खोल रहा हूँ, यह बात किसी को बताना मत, तुम भी मेरे होटल में चलना। बंसी को लगा जैसे उसने बात ठीक से नहीं सुनी। वह अवाक होकर उसकी ओर देखता हुआ बोला, होटल खोलोगे तुम? हाँ, नहीं तो कौन, तुम्हारा समधी? पागल वागल तो नहीं हो गए हो हजारी भैया, चिल्लम रख दो, अब दम ना मान। रेल बाजार में होटल खोलने को कितने रुपए लगते हैं जानते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, कितने रुपए लगेंगे? 500 रुपये से कम में काम ना होगा। 400 किसी तरह चल जाएगा, लेकिन 400 रुपये भी तुम्हें कौन? जवाब में फेटे की गांठ खोलकर बंसी को नोटों की गड्डी दिखाता हुआ हजारी बोला, यह देख रहे हो, इसमें 200 हैं, इंतजाम करके ले आया, अब कमर बांधकर जुट जाओ। अगर जी जान से काम को चला सको तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आज ही से घर ढूंढना शुरू कर दो, किराया 15 रुपये तक दूंगा। 200 और रुपये का भी इंतजाम है। बंसी ठाकुर मुंह से एक अस्पष्ट आवाज करता हुआ बोला, बड़ा अच्छा है मेरे मालिक। हजारी भैया आओ, तुम्हें गोद में लेकर नाचूं। एक ही हथियार से बेचू चक्रवर्ती वध, पद्दो दीदी वध, जदू बाडूज्य वध। अरे चुप चुप, चलो छुट्टी के बाद दोनों मिलकर ढूंढेंगे। तंबाकू की दुकान के पास वाले उस मकान का किराया 9 रुपये मांगता है, जगह अच्छी है। अच्छा, बाजार कैसा जा रहा है बंसी? बाजार ठीक है, नया आलू सस्ता हो जाने पर और सुविधा है। नया आलू आ ही चला, लेकिन मछली अभी भी महंगी। मकान ठीक कर लेने के बाद सामान का एक फर्द तैयार कर लिया जाए, बर्तन बासन, बाल्टी, मटके, सिल, लोड़ा, हंसिया। आज तो मिठाई खिलाओ हजारी भैया, कसम से काम तुमने मर्द का किया है। अच्छा यह बताओ, रुपए मिले कहाँ से? फिर बताऊंगा, उसके लिए बहुत वक्त है, अभी तो पहले का काम पहले कर लो। अचानक पद्दो मैरी ने रसोई घर में आकर कहा, वाह, यहाँ दोनों बैठकर गप्पे मार रहे हैं और उधर मछली का ठिकाना है ना तरकारी का, अभी खाने वाले आने लगेंगे। तभी घोबरा ने हाँक लगाई, 3rd क्लास एक थाली। पद्दो मैरी ने कहा, ले लो, आ तो गया, और अभी इधर मछली तक नहीं कटी कि उसी के साथ भात दे दिया जाए। गांजे के धुएं से तो रसोई घर भरा हुआ है, सबको भगाना होगा, तब जाकर होटल चलेगा। मालिक को खाने पीने से कोई काम है नहीं, इसी से सारे मुफ्तखोर, कामचोर, गांजाखोरों ने यहाँ जमा होकर हाथ में करछुल और सड़सी थाम रखी है। बंसी ठाकुर ने कहा, नाराज क्यों होती हो पद्दो दीदी, कल रात वाली बासी मछली मैंने तल रखी है। 3rd क्लास के जो ग्राहक जल्दी खाना खाते हैं वे तो हमेशा से ही वही खाते आ रहे हैं। हजारी ने बंसी की ओर देखकर कहा, नहीं बंसी, दही ला दो तो अच्छा है, बासी मछली मत देना, बदनामी होती है, उसे रहने दो। पद्दो मैरी, तो दही के पैसे तुम ही देना ठाकुर, होटल से नहीं दिया जाएगा। बंसी ठाकुर अकेला क्या क्या करेगा? हजारी चुप रह गया। होटल से छुट्टी मिलने के बाद चूर्णी के जाने के रास्ते में हजारी राधा वल्लभ तले जाकर प्रणाम करता गया। राधा वल्लभ देवता ने जैसे इतने दिनों के बाद आंख उठाकर देखा। अपने प्रिय पेड़ के नीचे बैठकर हजारी जाने कितना और क्या सोचने लगा। 80 रुपये दे गई, अपने घर से रुपए ले आकर दे गई। शायद अभी वह होटल खोलने में देर करता, लेकिन अब देर नहीं की जा सकती। उसने 80 बेटी से वादा जो किया है, अब उसे पूरा करना है। उसे रानाघाट अच्छा लगता है, सिर्फ बेचू बाबू का होटल ही तो एक ऐसी जगह है जहां उसका मिजाज ठीक रहता है। उसे लगता है कि जीवन शांतिपूर्वक बीत रहा है। इस रानाघाट को छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकेगा। होटल यहीं खोलेगा, दूसरी जगह नहीं। तीसरे पहर वह कुसुम के घर गया। कुसुम ने कहा, आ जाए, आइए बैठिए। हजारी, तुम्हें एक चीज रखनी होगी बेटी। क्या?
हजारी ने धोती के फेटे से 200 रुपये के नोट निकाल कर कहा, रख दो। ये रुपए कहाँ से पाए? कुसुम ने अवाक होकर कहा, भगवान ने दिए हैं। इतने दिनों के बाद होटल खोलने के लिए उन्होंने पूंजी जुटा ही दी। 200 रुपये ये और 200 तुम्हारे। सोचता हूँ अगले ही महीने में होटल खोल दूँ। ताऊ जी, ये रुपये किसने दिया? आपने बताया नहीं। तुम्हारी ही तरह एक दूसरी बेटी ने। मैं उसे नहीं पहचानती। अरे गांव की बेटी, बाबू की बेटी है अतसी। फिर किसी दिन वह सारी बातें बताऊंगा। दिन ढल रहा है, जरा जाकर देख चढ़ाऊं। अभी ये रुपये रख लो। होटल पहुंचकर उसने बंसी से कहा, अपने भांजे को चिट्ठी लिखकर बुला लो, वह गद्दी पर बैठेगा। लिखने पढ़ने का काम तो मुझसे या तुमसे होगा नहीं। बंसी, अरे वह तो बैठा ही है हजारी भैया, मैं आज ही लिख देता हूँ। और घर में भी देख आया हूँ, तंबाकू की दुकान के पास वाला मकान अच्छा है, उसी को ले लो और दुर्गा का नाम लेकर जुट जाओ। 2 दिनों के बाद एक दिन सवेरे पद्दू मेरी ने कहा, ओ ठाकुर, आज छुट्टी के बाद तुम लोग कहीं जाना मत। आज शाम को सत्यनारायण की कथा होगी। ग्राहकों से भी खाना देते वक्त कह देना, वे लोग शाम को आएं और तुम लोग खा पीकर मेरे साथ सत्यनारायण का बाजार करने चलो। बंसी ठाकुर हजारी को देखकर हंसा, बेशक पद्दू मेरी के जाने के बाद, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा यह भी होटल का ही एक रोजगार ही है।